नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ। परम भाव प्रकाशक नय चक्र द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन मूल नयों के स्वरूप की यहाँ चर्चा चल रही थी। चतुष्टयों के माध्यम से कल द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन नयों के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। उम्मीद करता हूँ याद होगी कल की बातें आप लोगों को, ना? ये पूरा प्रकरण याद है सबको, कठिन तो नहीं है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर 12 वाक्य बना सकते हैं और ध्यान देने योग्य बात जो वो महत्वपूर्ण बात थी 2 लाइनें, उनमें फिट कर सकते हैं इन सबको, है ना? वहाँ वक्ता का अभिप्राय क्या है ऐसा बतलाने वाली जो लाइनें थी। बोलो कौन बोलेगा 4 वाक्य द्रव्यार्थिक नय संबंधी? बोलो। द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नय का यह प्रयोग द्रव्य की अपेक्षा से किया गया है और इसमें वक्ता का अभिप्राय सामान्य बताना, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य बताना। और द्रव्यार्थिक नय का यह प्रयोग क्षेत्र के अभेद सामान्य बताना था और द्रव्यार्थिक नय का यह प्रयोग क्षेत्र की अपेक्षा से किया गया है। यहाँ वक्ता का अभिप्राय इस तरह से मत बनाओ, ये जो 2 लाइनें जो है ना, ये तो बाद में स्पष्टीकरण के लिए है। अभी तो सीधा सीधी सी बात करो, बिल्कुल सिंपल वाक्य बनाना है अपने को। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य की अपेक्षा वस्तु सामान्य है ना? द्रव्यार्थिक नय से क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु अभेद है। द्रव्यार्थिक नय से काल की अपेक्षा वस्तु नित्य है। द्रव्यार्थिक नय से भाव की अपेक्षा वस्तु एक रूप है। ऐसे 4 वाक्य, ठीक है? अब पर्यायार्थिक नय संबंधी 4 बतला दो इसी तरह से, बोलो। भेद रूप है ना? ठीक है, बैठो नीचे। देख करके मत बोलो, वे बिना देखे बोलो तो बात समझ में आएगी। तो प्रमाण वाली बात, सामान्य विशेषात्मक है, ठीक है? प्रमाण की विषयभूत वस्तु क्षेत्र की अपेक्षा भेदात्मक है। प्रमाण की विषयभूत वस्तु नित्यात्मक है, ठीक है? और प्रमाण की विषयभूत वस्तु भाव की अपेक्षा एकानेकात्मक है, ठीक है? याद हो गए सबको? अब ये जो बातें कही है, इन्हीं में फिर वो कोई शब्द उठाकर ये प्रयोग क्यों किया गया है, इस प्रयोग को करने का क्या अभिप्राय है। यदि कहीं शास्त्र में इस तरह का वाक्य मिले कि वस्तु तो नित्यात्मक है, तो क्या समझना? बोलो आकाश, क्या समझना? वस्तु तो नित्यात्मक है, इसका मतलब क्या समझना? नहीं, हम तो वाक्य बतला रहे हैं ना आपको। वस्तु नित्यात्मक है, हमने ये पढ़ा शास्त्र में। तो ये प्रमाण की दृष्टि से
काल की अपेक्षा किया गया कथन है और इसमें वक्ता का अभिप्राय काल संबंधी विशेषता बतलाना है। ठीक है ना, बैठो नीचे। इसी तरह से हमने कहा वस्तु, किसी ने कहा कि वस्तु भेद रूप होती है, तो दूसरे ने कहा कि नहीं वस्तु अभेद रूप होती है। तो हमने कहा सुनो भैया, वस्तु तो भेदा भेदात्मक है, सर्वथा भेद की बात भी मत करो और सर्वथा अभेद की बात भी मत करो, क्योंकि भेद भी वस्तु के स्वरूप में शामिल है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये जो भेद किए हैं, ये भेद उस वस्तु के मूल स्वरूप में शामिल है, भेद हैं। उस भेद को प्रवचन सार की भाषा में कहें तो हम कहते हैं अतद भाव। वो जो अभाव है ना, ज्ञान का, दर्शन में, चारित्र में, आपस में एक दूसरे के गुणों में जो भेद है परस्पर, उसको क्या कहेंगे? अतद भाव कहा गया। मतलब भेद है उनमें, लेकिन भेद होने का अर्थ कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि ज्ञान तो आत्मा में, दर्शन कहीं और चला गया, चारित्र कहीं और होगा, ऐसा नहीं है। हैं एक ही वस्तु में, इसलिए अभेद है। इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए अभेद भी है। तो भेदा भेदात्मक है वस्तु। तो हमने शास्त्र में एक कथन पढ़ा, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? यदि हमने ये वाक्य पढ़ा है कि वस्तु भेदा भेदात्मक है, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? कौन बोलेगा अच्छे से? बोलो। हाँ, ये प्रमाण की दृष्टि से क्षेत्र अपेक्षा किया गया कथन है। अधूरा हुआ भैया ये तो। इसमें वक्ता का अभिप्राय प्रमाण से क्षेत्र संबंधी विशेषता बतलाना है। ठीक है ना? चलिए, ये चर्चा तो हो गई, ये 12 वाक्य सभी को याद भी हो गए। पूछेंगे हम फिर कभी इस विषय को, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की परिभाषा बच्चों की बात है, कनिष्ठ में पढ़ ली थी, पाठशालाओं में पढ़ ली थी अपन ने। द्रव्य किसे कहते हैं? कैसे कहेंगे द्रव्य? शाबाश, बैठो नीचे। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं या नहीं? गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सही है या नहीं? उमा स्वामी आचार्य की बात का निषेध कर रहे हो? यहां नहीं है वो चर्चा, है ना? द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? जो जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वो सब पर्याय है। तो क्या क्या है पर्याय का विषय? पर्यायार्थिक नय का विषय क्या क्या है जिसे हम पर्याय कह करके पुकारें? विशेष, ये पर्यायार्थिक नय का विषय है, इसलिए जो जो विशेष होगा वो सब पर्याय है। भेद, ये भी पर्यायार्थिक नय का विषय है, इसलिए जहां भेद रूप कथन होगा वो भी पर्याय हैं। अनित्य, ये भी पर्यायार्थिक नय का विषय होने से पर्याय है। और अनेक, ये भी पर्यायार्थिक नय का विषय होने से पर्याय है। विशेष, भेद, अनित्य, अनेक। और द्रव्य में क्या क्या बातें शामिल है? सामान्य, अभेद, नित्य और एक। ये चारों द्रव्य के, द्रव्यार्थिक नय के विषय होने से द्रव्य ही है। इनको पर्यायवाची भी कह करके पुकार दिया गया। सामान्य, अभेद, नित्य, एक, द्रव्य, ये सब पर्यायवाची है, द्रव्य के ही नामांतर है। पर्याय के नामांतर बतलाओ तो विशेष, भेद, अनित्य, अनेक, ये सब पर्याय के नामांतर हैं। भले ही पर्यायवाची कहा गया है, किंतु फिर भी पर्यायवाची कहे जाने पर भी हमारे उपयोग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये सब बातें अलग अलग विवक्षा से कही गई बातें हैं। जैसे देखो, आगे भी पढ़ेंगे अपन इस तरह की चर्चा, नैगम आदि नयों में भी इस प्रकार की चर्चा आएगी। सर्वार्थ सिद्धि में मैंने पढ़ाते समय जब 33वें सूत्र की टीका की थी, पहले अध्याय के 33वें सूत्र की टीका पढ़ी है आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाई है मैंने पिछले वर्षों में। तो वहां इंद्र, शक्र, पुरंदर की चर्चा आती है, ध्यान है? पर्यायवाची है,
इंद्र, शक्र, पुरंदर पर्यायवाची है। तो पता है क्या स्थिति होगी उसमें? इंद्र कहना यह अलग विशेषता को इंगित करता है, ऐश्वर्य का सूचक है। शक्र ये सामर्थ्य का सूचक है। पुरंदर ये नगरों का विभाजन जो उसने किया उस विशेषता को इंगित करता है। माने जब उसके लिए, देवाधिराज के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया तो वहां वक्ता का अभिप्राय उसी देवराज इंद्र की नगरों का विभाजन करने वाली विशेषता को इंगित करने का उद्देश्य है। समझ में आ रही है बात? माने कौन से शब्द का प्रयोग है, सब पर्यायवाची, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्यायवाची शब्द होते हुए भी वहां उसका प्रयोग किस अपेक्षा से किया गया है। इसी तरह से सामान्य, अभेद, नित्य, एक, ये चार बातें कही हमने। तो ये चारों बातें यद्यपि द्रव्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन अभेद कहने पर क्षेत्र संबंधी बात आ रही है, एक कहने पर भाव संबंधी बात है, नित्य कहने पर काल संबंधी है चर्चा, सामान्य कहने पर द्रव्य संबंधी बात है। तो ये बातें हमारे उपयोग में रहनी चाहिए। बोलो क्या कहना है? हाँ हाँ, एक ही है। माने जो गुणों के परिणमन को जो पर्याय कहा है हमने, और यहाँ जो पर्याय की जो बातें कही जा रही है, इनका प्रश्न ये है कि दोनों के वाच्य एक ही हैं कि अलग अलग हैं? वाच्य तो एक ही है, लेकिन उनमें अंतर क्या होगा कि जब हम गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं तो हमारी दृष्टि सिर्फ परिणमन पर होती है, हमारी दृष्टि उसकी क्षणिकता पर होती है, हमारी दृष्टि उसके एक समय मात्र की अवस्था पर होती है जब हम उस परिणमन की बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वो पर्याय की परिभाषा उस तरह की कही जाती है तो उसमें सिर्फ काल वाला पक्ष हाईलाइट होता है। हमने कहा आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, ऐसे भेद देखना, कौन से नए का कथन है? द्रव्यार्थिक होगा या पर्यायार्थिक होगा? आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, सुख है, वीर्य है, ये क्या किया हमने? भेद रूप देखा है, पर्यायार्थिक नए का वचन होगा। तो अभी इसको वो परिभाषा में घटित नहीं होगी ये पर्याय। जब पर्यायों के निषेध की बात होगी दृष्टि के विषय के अंतर्गत, तो किन किन बातों का निषेध होगा? कल दृष्टि के विषय की बात कही थी ना हमने, दृष्टि माने श्रद्धा। जब दृष्टि के विषय की चर्चा की जाए, अनुभूति के लिए कौन सा द्रव्य वो दृष्टि का विषय है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उस द्रव्य का निर्णय हमारे को करना है, तो उस द्रव्य में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी और कौन सी बातें शामिल नहीं है, उसमें पर्याय शामिल है या नहीं है कि नहीं है? हाँ, विषय करने वाले के रूप में तो पर्याय शामिल है, दृष्टि वो तो पर्याय ही है, लेकिन उस दृष्टि का विषय क्या हो? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या विकेश? दृष्टि क्या चीज है? दृष्टि माने पर्याय, देखने वाली वो दृष्टि है ना। दृष्टि माने श्रद्धा की पर्याय, वो दृष्टि है। और दृष्टि का विषय माने उस श्रद्धा की पर्याय के द्वारा अपनापन किए जाने योग्य वस्तु वो कैसी है वो बताओ। तो दृष्टि का विषय बतलाना है हमारे को। वो विषय क्या होगा? बोले सामान्य, अभेद, नित्य, एक वाला जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ये परिपूर्ण विषय, ये दृष्टि का विषय है। माने इस दृष्टि के विषय में द्रव्य से खंडित नहीं होता, क्षेत्र से खंडित नहीं होता, काल से खंडित नहीं होता, भाव से खंडित नहीं होता। न द्रव्येन खंडयामि क्षेत्रेन खंडयामि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो अखंड है वो दृष्टि का विषय है। इस दृष्टि के विषय में क्या क्या शामिल नहीं है? कि पर्याय शामिल नहीं है। पर्याय शामिल नहीं होने का मतलब गुण भेद भी शामिल नहीं है, अनित्यता भी शामिल नहीं है, विशेषपना भी शामिल नहीं है, द्रव्य में अनेकता भी शामिल नहीं है। दृष्टि के विषय की जब बात करेंगे तब माने जब आत्मा अनुभूति की बात आएगी, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए विषय निर्धारण की बात आएगी, तो जहां भेद खड़ा हो गया, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन चारित्र आदि के भेद हैं, बोले ये दृष्टि का विषय नहीं है। तो गुण शामिल है या नहीं दृष्टि के विषय में? गुण शामिल है या नहीं?
अभेद रूप से शामिल हैं और भेद करते पर्यायार्थिक नय का विषय हो जाता है। गुणों को द्रव्यार्थिक में शामिल करें, पर्यायार्थिक में शामिल करें, ये चर्चा आगे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आएगी। अभी तो हम द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का स्वरूप समझ रहे हैं। द्रव्य और पर्याय, इनकी परिभाषाएं यहां बतलाई गई। देखिए इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 210। बोलो गांधी जी, क्या कहना है? जब वक्ता का अभिप्राय प्रमाण से होगा, हाँ वक्ता का अभिप्राय नहीं, हाँ प्रमाण से होगा। हाँ, मतलब अभिप्राय मतलब वक्ता इस बात को कहना चाहता है, वहां अभिप्राय का अर्थ ये समझना नहीं है ना? ठीक है, बोलो। कौन सा? हाँ, दोनों अलग अलग है। बैठो नीचे। द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्य वो तो वस्तु है, ठीक है ना, जिसमें पर्याय पक्ष को गौण किया गया है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो द्रव्य लिया है वो द्रव्य तो एक अपेक्षा है, वो देखने का एंगल मात्र है, वो कुछ नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो द्रव्य है वो देखने का नजरिया है। और अभी एक तीसरा द्रव्य और मिलेगा अभी अपने को, उस तीसरे द्रव्य को कहेंगे प्रमाण वाला द्रव्य। ये आ रही है नीचे चर्चा, पढ़ते हैं अभी अपन। तो अभी दो ही समझना, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाले को तो छोड़ो, अभी एक द्रव्यार्थिक वाला द्रव्य और एक प्रमाण वाला द्रव्य। यहां से पढ़ता हूं, ये बात स्पष्ट होगी। इसी पेज पर चर्चा आ रही है, अभी 5 मिनट के अंदर अंदर ये बात आपके सामने होगी। 210 पेज नंबर पर देखिए, यहां एक बात विशेष ध्यान रखने की है। कौन सी? कौन सी जगह पर? यहां मतलब कहां? द्रव्य की परिभाषा, गुण पर्यायवत द्रव्यम नहीं है यहां। द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहा है। पर्याय की परिभाषा तद्भाव परिणाम है न कहकर पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय कहा है। यहां एक बात ध्यान रखने की यह भी है कि यद्यपि यहां द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश को द्रव्य कहा जा रहा है, द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश उसे द्रव्य कहा जा रहा है, तथा आगम में भी इस प्रकरण में प्रायः इसी अर्थ में इसका प्रयोग पाया जाता है। द्रव्यार्थिक नय का विषय क्या है? द्रव्यांश, वो द्रव्य है। तथापि आगम में कहीं कहीं सामान्य विशेषात्मक अर्थात द्रव्य पर्यायात्मक प्रमाण की विषयभूत संपूर्ण वस्तु को भी द्रव्य कह दिया जाता है। दो द्रव्य हो गए यहां मंथन। एक द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्यांश, द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य किसे कहते हैं? तो कहा द्रव्यार्थिक नय के विषय को द्रव्य कहते हैं। एक तो ये मूल परिभाषा हो गई। अब दूसरा, कहीं शास्त्रों में प्रमाण की विषयभूत जो द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु है उसे द्रव्य ही कहते हैं। द्रव्य किसका नाम है? पूरी वस्तु है भाई द्रव्य, तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय सब शामिल हैं, तो पूरी वस्तु के लिए भी द्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये दो बातें हो गई हमारे सामने द्रव्य शब्द के लिए। शास्त्रों में हम क्या समझें? दो बातें समझ में आई क्या? देखो, यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि स्थान विशेष पर द्रव्य शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वह द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश के संदर्भ में है या प्रमाण की विषयभूत वस्तु के संदर्भ में है। इसी बात की स्पष्टता के लिए कभी कभी संपूर्ण वस्तु को प्रमाण का द्रव्य एवं द्रव्यांश को द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य भी कह दिया जाता है। देखिए, या तो क्या होगा, कहीं आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा कि प्रमाण के द्रव्य की बात है या फिर द्रव्यार्थिक नय के द्रव्य की बात है। और यदि स्पष्ट ना लिखा गया हो तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन से द्रव्य की बात है। पहले दोनों द्रव्यों में अंतर समझ लो आप। द्रव्यार्थिक नय वाले द्रव्य में कौन कौन सी बातें शामिल है? सामान्य, अभेद, नित्य, एक।
ये द्रव्यार्थिक नय वाला द्रव्य है। द्रव्यार्थिक नय वाला द्रव्य कौन सा होगा? जिसमें पर्याय गौण है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय है ना, तो प्रतिपक्षी धर्म और निराकृत निषेध नहीं है, गौण है। तो पर्याय पक्ष जिसमें गौण है, पर्यायों की जहां चर्चा नहीं है, और द्रव्य पक्ष जहां उभरित हुआ है, मुखरित हुआ है, वो द्रव्यार्थिक नय वाला द्रव्य है। अब प्रमाण वाला द्रव्य कौन सा होगा? प्रमाण वाले द्रव्य में इसमें क्या बातें आएगी? बोले प्रमाण वाले द्रव्य में तो पूरा बोर्ड आ गया क्या? तो सब प्रमाण के द्रव्य में सब शामिल है। भले ही हमने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को अलग करके प्रमाण का विषय अलग किया, लेकिन वो प्रमाण वाले विषय में शामिल है ना। हमने कल भी कहा था ऐसा, द्रव्यार्थिक नय प्लस पर्यायार्थिक नय इक्वल टू प्रमाण, सामान्य प्लस विशेष इक्वल टू सामान्य विशेषात्मक, ये प्रमाण का विषय। माने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों पक्ष जिसमें गर्भित हैं, शामिल हैं, वो प्रमाण का विषय है। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं हमने ऊपर लिखा द्रव्य, फिर उसके किए भेद। द्रव्य माने वस्तु, उस वस्तु के 3 भेद किए, द्रव्य गुण पर्याय। वस्तु के 3 मुख्य पार्ट है ना, द्रव्य गुण पर्याय। तो ऊपर लिखा द्रव्य, ब्रैकेट में लिखा वस्तु, और फिर नीचे उसके 3 भेद किए, द्रव्य गुण पर्याय। अब हमने कहा ये नीचे वाला जो द्रव्य है, जो गुण पर्यायों को गौण करके है, ये द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और जिसमें ये तीनों पक्ष हैं, ये ऊपर वाला द्रव्य प्रमाण का द्रव्य है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहे हैं? ऊपर द्रव्य लिखा और उस द्रव्य से 3 लाइन निकाली नीचे, एक में द्रव्य लिखा, फिर दूसरा गुण, तीसरा पर्याय। ठीक है। अब पर्याय और गुण इनको गौण करके, इनकी अपेक्षा नहीं करके, ये तीसरे वाला पार्ट, ये द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य है ना, जिसमें गुण पर्याय गौण हो गई हैं, वो पक्ष द्रव्यार्थिक नय वाला द्रव्य है। लेकिन ये तीनों बातें जहां मुख्य है, वो प्रमाण वाला द्रव्य है। तो अभी जहां भी शास्त्रों में आपको द्रव्य शब्द मिले, वहां ये समझना पड़ेगा कि यहां द्रव्य शब्द का प्रयोग प्रमाण वाले द्रव्य के बारे में है या द्रव्यार्थिक नय वाले द्रव्य के बारे में, क्योंकि इसे समझे बिना गड़बड़ हो जाएगी। जब समझ लो आप द्रव्यार्थिक नय वाले द्रव्य के बारे में कहा जाए, तो और उसकी जगह वो प्रमाण वाला द्रव्य समझ ले। जैसे दृष्टि के विषय रूप द्रव्य की बात कही कि दृष्टि का विषय है द्रव्य, अपना आत्म तत्व, आत्मा दृष्टि का विषय है। तो ये आत्म द्रव्य या आत्म तत्व जिसे दृष्टि का विषय कहा गया, ये प्रमाण वाला समझना कि द्रव्यार्थिक वाला समझना? तो द्रव्यार्थिक वाला समझना। यहां ये प्रमाण वाला विषय लागू नहीं होगा, यहां मिलावट वाला नहीं है। आपको जब ये कहा जाए कि देखो पेड़ के ऊपर बादाम लगे हैं तो ले आओ, तो आप कौन सा बादाम समझेंगे? छिलके सहित वाला, ठीक है ना। निश्चय और वाले प्रकरण में पढ़ा था पहले अपन ने, बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। दादा ने 5-7 पेज लिखे हैं इस प्रकरण में, सांगोपांग विवेचन करते हुए। अभी उसको यहां घटित करो। वैद्य जी ने हमारे को ये कहा कि बादाम को पीसकर उसके आटे से हलवा बना करके खाओ, बादाम का हलवा बना करके खाने की बात कही। तो क्या करना बोलो? अब कौन से बादाम समझना यहां? ये द्रव्यार्थिक वाला, उनको गौण करके जब बादाम का हलवा बना करके खाने की बात कही, तो छिलके आदि को हटाकर जो शुद्ध बादाम बचा है उसका हलवा बना करके खाने की बात है। और जब पेड़ पर लगे होने वाले बादाम की बात करेंगे तो वहां शुद्ध बादाम नहीं दिखेगा तुम्हारे को, वहां प्रमाण वाला बादाम दिखेगा, है ना। तो प्रमाण वाला बादाम और द्रव्यार्थिक नय वाला बादाम, 2 तरह के बादाम हो गए ना। प्रयोजन की अपेक्षा से बात देखनी पड़ेगी, कहां क्या बात कही जा रही है। अभी यहां जो द्रव्यांशी शब्द का प्रयोग किया है, देखना आप अंतिम पंक्तियां 210 पेज पर। द्रव्यांश शब्द का अर्थ द्रव्य का अंश नहीं होता। क्या कह रहे हैं? द्रव्यांश, क्योंकि ऊपर देखो ये प्रयोग किया है इन्होंने
वाक्य जो आया है वो इस तरह का है, द्रव्यांश में द्रव्यार्थिक नय की प्रवृत्ति होती है। 2 पैराग्राफ ऊपर देखो, द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश को द्रव्य कहा जा रहा है। मिल गई लाइन? द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्यांश को द्रव्य कहा जा रहा है, द्रव्यांश को द्रव्य कहा जा रहा है। द्रव्यांश मतलब क्या होता है? कभी कभी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। द्रव्यांश को द्रव्य कह रहे हैं तो द्रव्यांश माने क्या? द्रव्य का अंश नहीं होता इसका अर्थ। द्रव्यांश माने द्रव्य के अंश को द्रव्य नहीं कह रहे, द्रव्य वाला अंश। पढ़ो लाइन क्या कह रहे हैं। द्रव्यांश शब्द का अर्थ द्रव्य का अंश नहीं होता, अपितु वस्तु का वह अंश जिसे द्रव्य कहा जाता है यह होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? द्रव्यांश माने द्रव्य का अंश, सीधा सीधा सा है, ये उटपटांग बात क्यों करते हो? द्रव्यांश का अर्थ यदि द्रव्य का अंश कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है भाई? क्योंकि द्रव्य का अंश तो पर्याय भी है, द्रव्य का अंश तो गुण भी है। तो यहां द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत जिस द्रव्य की बात होगी, जो द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है, उसमें क्या बात शामिल करेंगे हम? हमने एक वाक्य पढ़ा, द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्यांश है। तो द्रव्यांश मतलब वो अंश जो द्रव्य वाला अंश है, ये अर्थ होगा उसका। द्रव्य का अंश करते ही गड़बड़ी हो जाएगी, फिर पर्यायों को भी द्रव्यार्थिक नय का विषय मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये वाक्य याद रखने योग्य है। द्रव्यांश शब्द का अर्थ द्रव्य का अंश नहीं होता, अपितु वह अंश जिसे द्रव्य कहा जाता है वो होता है। ध्यान रखना, बोलो भाई। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ कह देंगे इस तरह से, लेकिन द्रव्यार्थिक नय के विषय में अकेला सामान्य पक्ष ही नहीं है ना। ये तो एक ही अपेक्षा हुई। जब हम दृष्टि के विषय की बात करेंगे तो अकेला सामान्य नहीं कहेंगे, सामान्य अभेद नित्य एक आएगा। हाँ हो गया ना, क्या दिक्कत है? अभी वो तो द्रव्य हुआ ही, हम कह रहे हैं द्रव्यार्थिक नय से जो अभेद कहा है वो भी द्रव्य ही है, फिर वो क्षेत्र होगा, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से। अकेले द्रव्य की नहीं, अब इसी बात को जो तुम कह रहे हो उसे क्षेत्र पर घटित करो। उसे क्षेत्र कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को देखा जाता है। अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्पष्ट करेंगे आगे चतुष्टय की चर्चा करते समय, है ना। आगे चतुष्टयों की चर्चा करते समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, उसे भी द्रव्य कहते हैं, यद्यपि उसमें क्षेत्र काल भाव भी शामिल होते हैं, लेकिन यहां तो क्षेत्र काल और भाव को गौण करके द्रव्य की बात कर रहे हैं उस द्रव्य में, ठीक है ना। हाँ, तो यदि तुम ऐसा कह रहे हो तब तो सब शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब अभेद कहा तो क्षेत्र की अपेक्षा से द्रव्य का ही कथन हुआ है। नहीं, इस द्रव्य की अपेक्षा से लोगे तब तो सामान्य भी है, विशेष भी है, सामान्य विशेषात्मक भी है, दोनों तरफ से लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो, आगम और परमागम में प्राप्त, कुछ पूछना है बोलो। द्रव्यांश का अर्थ
द्रव्य का अंश नहीं होता। द्रव्यांश का अर्थ जो जिस अंश को द्रव्य कहते हैं वो सामान्य अभेद नित्य एक, वो सब द्रव्यांश है। अभी ये इसको मत देखो, वहां जो द्रव्य लिखा है ना उसको मत देखो। अभी तो हमने ये कहा कि द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्यांश, इसका मतलब क्या है? वाक्य देखो ध्यान से, द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्यांश मतलब हाँ, ये वही वाला द्रव्य है जो द्रव्य की अभी परिभाषा बनाई थी। क्या हुआ भाई? हैं? कक्षा में ऐसे ही उठ जाते हैं, ऐसे ही कुछ भी करते हैं। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, ये तो शायद बालबोध पाठमाला भाग 2 में हैं, सदाचार वाले पाठ में पढ़ाई थी ना बात। सदाचार वाला पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे को वापस पाठ, बालबोध भाग 2 वाला। चलो यहां देखो आगे, आगम और परमागम में प्राप्त द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों के विविध प्रयोगों को सही रूप में समझने के लिए उपयुक्त जानकारी अत्यंत आवश्यक है। अब हम इस आशा के साथ कि द्रव्य और पर्याय शब्द के जो अर्थ ऊपर बताए गए हैं, द्रव्य शब्द का अर्थ सामान्य अभेद नित्य एक, पर्याय शब्द के अर्थ विशेष भेद अनित्य अनेक, द्रव्य शब्द का मतलब द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत पदार्थ, पर्याय शब्द का मतलब पर्यायार्थिक नय की विषयभूत वस्तु, ठीक है ना? यही आप ग्रहण करेंगे। इस आशा के साथ आगम और परमागम में समागत द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं। अब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की परिभाषाएं बतला रहे हैं। आप द्रव्य और पर्याय शब्द का वो भाव अपने उपयोग में स्पष्ट रखना। 2 परिभाषाएं यहां दी है आगमों में उपलब्ध, जिसमें पहली परिभाषा द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र 189 नंबर की गाथा है। बोलिए गाथा। सोदवती मणियो विवरियो पज्जयति नौ। क्या कह रहे हैं? पज्जय गौणम किच्चा, पज्जय पर्याय, गौणम किच्चा गौण करके, पर्याय वाले पक्ष को गौण करके, दव्वम्पि जो गिण्णये लोए, जो द्रव्य को ही श्लोक में ग्रहण करता है, सो दव्वत्य मणियो वो द्रव्यार्थिक है, विवरियो पज्जयति नौ, और जो विपरीत है वो पर्यायार्थिक नय है। सीधी सीधी सी परिभाषा क्या हुई? पर्याय को गौण करके द्रव्य को ग्रहण करना, ये द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अब इसमें पर्याय को गौण करके में क्या क्या गौण करना है? विशेष भेद अनित्य अनेक। ये पर्याय को गौण करके द्रव्य को विषय किया, वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? द्रव्य को गौण करके पर्याय को विषय करने वाली श्रुत ज्ञान की पर्याय पर्यायार्थिक नय कहलाएगी। एक में द्रव्य को गौण किया गया, एक में पर्याय को गौण किया गया। जिसको गौण किया गया है और जिसको मुख्य किया है, तो मुख्य जिसे किया है वो नय लागू हो जाएगा। पर्याय को गौण करके द्रव्य को विषय करना, कौन सा नय? पर्याय को गौण करके द्रव्य को विषय करना द्रव्यार्थिक नय, और द्रव्य को गौण करके पर्याय को विषय करना पर्यायार्थिक नय। इसी तरह की एक और परिभाषा आत्मख्याति 13वीं गाथा की टीका में भी उपलब्ध होती है। पढ़ी होगी आप लोगों ने, अभी भाई साहब ने पढ़ाई होगी, पिछले वर्ष पढ़ी है, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं? तत्र द्रव्य पर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यम मुख्यतया अनुभावयति द्रव्यार्थिकः
पर्यायम मुख्यतया अनुभाव्यते इति पर्यायार्थिक है। कितना स्पष्ट है। द्रव्य पर्यायात्मके, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में, वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है। वस्तु कैसी है? अभी जो वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक कही है, ये किसका विषय है? ये कौन सा द्रव्य है? ये प्रमाण वाला द्रव्य। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में, इसका मतलब प्रमाण वाले द्रव्य में वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। अब उसमें से द्रव्यम मुख्यतया अनुभाव्यते इति द्रव्यार्थिक है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक थी, प्रमाण का विषयभूत वस्तु थी। अब उसमें से सिर्फ द्रव्य का अनुभव करावे, द्रव्य का ज्ञान करावे, द्रव्य का परिचय करावे, द्रव्य को विषय करे, वो द्रव्यार्थिक नय है। और पर्यायम मुख्यतया अनुभाव्यते इति पर्यायार्थिक है। जो पर्याय का मुख्य रूप से अनुभव करावे वो पर्यायार्थिक नय है। अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं। देखिए आगे, उक्त परिभाषाओं पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति स्पष्ट हो जाती है कि इन दोनों नयों का विषय एक वस्तु की मर्यादा के भीतर है। निश्चय व्यवहार में ऐसा नहीं था। इन दोनों का विषय वस्तु की मर्यादा के भीतर है। ठीक है ना। आपने एक वाक्य सुना होगा प्रवचन सभाओं में अनेक बार, प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। हाँ, क्या अर्थ है इसका? ये इससे स्पष्ट होगी। प्रमाण में अटकना नहीं, इसका मतलब प्रमाण में जितनी तरह की बातें हैं, कहीं भेदों में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर, कहीं सामान्य विशेषात्मक इधर उधर, उन चर्चाओं में अटकना नहीं है और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। इसका मतलब जब वस्तु के निर्णय करने की बात आएगी, आत्मा के निर्णय करने की बात आएगी, अनुभूति के विषय की बात आएगी, तो प्रमाण से बाहर तो जाना ही नहीं है तुम्हारे को। जब भी श्रद्धा करो तो अंदर में तो ये निश्चय होना चाहिए कि ये वस्तु इतनी ही है, ये वस्तु की बाउंड्री है। प्रमाण माने प्रमाण से बाहर नहीं जाना का मतलब वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। ये चौका है। चौका समझते हैं? चौका मतलब किचन होता है। चौका मतलब तो वैसे है तो उसकी जो बाउंड्री है ना, क्या 16 करने वाले जो लोग हैं, ये जो चौके में आना नहीं और चौके से बाहर निकलना नहीं, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 है ना, ये इनको कहते हैं चौका। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये वस्तु की मर्यादाएं हैं, ये बाउंड्री लाइन है। इसके बाहर वस्तु होती नहीं है। हर वस्तु अपने चौके में रहती है, हर वस्तु अपनी मर्यादा में रहती है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में है। चतुष्टय को छोड़कर के वस्तु बाहर निकलती नहीं है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन दोनों नयों का विषय एक वस्तु की मर्यादा के भीतर है। यद्यपि एक एक करके प्रत्येक वस्तु उसके विषय में समाहित हो जाती है। पुद्गल परमाणु इसके विषय में शामिल है, कालाणु इसके विषय में शामिल है, धर्म द्रव्य इसमें शामिल है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो सब में है ना। चतुष्टय संपन्न तो प्रत्येक वस्तु है। तथा विभिन्न वस्तुओं का सत सामान्य या चित सामान्य की अपेक्षा भी समाहार होता है। सत सामान्य की जब हम बात करेंगे तो 6 द्रव्य शामिल हो जाएंगे। सत सामान्य, सत द्रव्य लक्षणम, 6 द्रव्यों की बात होगी। और जब चित सामान्य की बात करेंगे तो चित सामान्य में चैतन्य मात्र, जीव मात्र की बात होगी, जिसकी चर्चा आगे चलकर यथास्थान विस्तार से होगी संग्रह नय के प्रकरण में। तथापि इन नयों का मूल कार्य समस्त वस्तुओं को मिलाकर देखने की अपेक्षा मुख्य रूप से प्रत्येक वस्तु को उसके विभिन्न पक्षों से देखना है, प्रकाशित करना है। क्योंकि वस्तु के मूल पक्ष 2 हैं, द्रव्य और पर्याय, अतः उन्हें ग्रहण करने वाले मूल नय भी 2 हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। स्पष्ट हो गई बात। मूल नय कितने वाले प्रकरण में भी थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की थी। वस्तु के मूल पक्ष 2 ही है भाई, द्रव्य और पर्याय। इसलिए उनको विषय करने वाला जो दृष्टिकोण होगा, जो नय होंगे,
वो भी दो ही होंगे, एक द्रव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। अब इसी प्रकरण में ये जो आत्मख्याति का जो प्रसंग यहाँ दिया है और द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में जो गौणम किच्चा शब्द का जो प्रयोग किया है उसका विशेष स्पष्टीकरण किया है। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे, अभी यहीं विराम देते हैं।